नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का स्पेशल शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मिस्टर चीफ मिनिस्टर हमारे खास प्रोग्राम है जो कि एक ऐसा शो है जो आपको सीधा आपके प्रदेश, आपके राज्य के मुख्यमंत्री से जोड़ता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, शिरकत की, प्रदेश को कौन सी सौगातें मिस्टर सीएम ने दी हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि उनका आज दिन भर का जो रोस्टर है वो क्या रहा, अलाइनमेंट्स उनके कितने गंभीर रहे और आपके मुख्यमंत्री आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या रही हैं, प्रदेश के विकास के लिए आपके मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, आपका सीधा सरोकार कैसे आपके मुख्यमंत्री से जुड़ता है। आपको तमाम इन खबरों से हम अपडेट करते हैं और आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नगर निगम चुनाव के लिए सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज रद्द कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने के निर्देश भी दिए हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी, फिर चुनाव कराएगी। वहीं यूपी के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे। प्रदेश की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है। वहीं 5 दिसंबर की अधिसूचना में प्रदेश के ओबीसी को सभी पदों पर 27% का आरक्षण दिया गया था। तो इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी आज खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी घड़ियाली आंसू बहाती है, जबकि शिवपाल यादव ट्वीट करके उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें। तो ये तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर थी, लेकिन अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। यहाँ पर आरक्षण का मामला आधिकारिक तौर पर राजभवन बनाम कांग्रेस का रूप लेता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी राजभवन के खिलाफ बड़े आंदोलन करने की तैयारी में नजर आती है। तो वहीं अब ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि सत्ताधारी पार्टी ने कभी ऐसा आंदोलन किया हो, मगर आरक्षण संशोधन विधेयक अटकने की वजह से छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात बन गए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल जो उनकी है अनुसुईया, उन पर बिल को अटकाने का आरोप लगा दे। इस बार मुख्यमंत्री बघेल ने साफ किया है कि अगर राज्यपाल को बिल पर साइन नहीं करना है तो बिल को लौटा दे, लेकिन समय को खराब ना करें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को बने तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और इस दौरान प्रदेश सरकार ने गरीबों, किसानों, मजदूरों के खातों में पैसा भेजा है, लेकिन 15 साल के बीजेपी के शासन में बीजेपी ने सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया है। ये जो बिल है विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। जहाँ तक कि आरक्षण बिल की बात है, सारी प्रक्रिया पूरी की गई और विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये मुख्यमंत्री की विश से नहीं हुआ है, ये विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से और सभी लोगों ने भाग लिया। ऐसा कोई विपक्ष के सदस्य नहीं जिसमें उन्होंने भाषण न किया हो और सर्वसम्मति से उन्होंने पारित किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे, वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री की विश से, मुख्यमंत्री की विश से नहीं, ये विधानसभा के से पारित हुआ है। तो ये जो बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। दूसरी बात, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जब सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ तो गवर्नर से ये नहीं कहा कि इसमें हस्ताक्षर करिए। उन्होंने कभी नहीं कहा। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या डेलीगेशन बार बार जाते हैं वहाँ
वो कभी नहीं बोले कि इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरी बात जो कल मैं बोला कि ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एक आत्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। मेरे सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई उनको अधिकार ही नहीं है, फिर भी 2.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा, जवाब भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनका अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि नहीं, उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति को भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है, तो ये कतई उचित नहीं है। और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो विधानसभा जो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी पंचायत है, जिसमें पूरे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व वो विधानसभा करती है और उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें सारे अनुभवी विधायक भी हैं, मंत्री हैं, वकील भी हैं, जिन्होंने LLB किया हुआ है, सब सारे प्रक्रिया वर्षों से 6 बार 7 बार 8 बार के निर्वाचित विधायक हैं। उन्होंने मतलब इसमें भाग लिया। और ये विधिक सलाहकार पता नहीं कौन है जो एक आत्म परिसर में बैठता है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी घूम रहे हैं, जिमी कांदा खा रहे हैं। 15 वर्षों तक के छत्तीसगढ़ की जनता को लूटते रहे, कभी नान में, कभी धान में, कभी खदान में। छत्तीसगढ़ सरकार में हमें बने 4 साल हो गए। 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है, कहीं इधर उधर नहीं। सरकार बटन दबाती है और सीधा हितग्राहियों के खाते में पहुंच रही है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे लघु उपसंग्राहक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्व सहायता समूह हो, सबके खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपया गया। इसमें क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? अब मैं ये पूछता हूँ कि 4 साल में जब हम 1.5 लाख करोड़ आम जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता की जेब में डाले हैं, वो पैसा तो रहा होगा ना? ये पैसा उनको मिल सकता था ना? क्यों नहीं मिला? और नहीं मिला इसका मतलब सब ये भ्रष्टाचार में गए, जैसे स्काई वॉक। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने उज्जैन में 152 परिवारों को उनके नए घर में प्रवेश करा दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि माफियाओं से जमीन छीनकर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री वहां मौजूद कलेक्टर से भी उन्होंने पूछा कि उज्जैन में अभी कितनी एकड़ जमीन माफियाओं से छीनी जा सकती है। इसके जवाब में कलेक्टर साहब ने बताया कि नीलगंगा कवेलू कारखाना में 400 एकड़ जमीन माफियाओं के कब्जा मुक्त कराया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी जमीन पर जल्द ही प्रदेश सरकार की आवास योजना आकार ले लेगी और गरीबों को घर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब किसी को भी बिना छत के नहीं रहने दिया जाएगा। गांव वालों को प्लॉट और शहर वालों को मकान दिया जाएगा। उन्होंने विधायक पारस जैन की तरफ से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने समेत अन्य मांगों को भी मंजूरी दी है। आपको यहाँ बताते चलें कि उज्जैन के काजेपुरा इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया। इस बहुमंजिला इमारत में कुल 152 EVS आवास इकाई है। इसका नाम सुजलाम प्रधानमंत्री आवास गृह रखा गया है। आज हमारे कई गरीब बहनों और भाइयों को रहने को घर की सौगात मिली है।
ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। ये संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और ये संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, शिवराज का और इस पूरी टीम का, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, बिना छत के नहीं रहने देंगे। और इसलिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, राज्य सरकार हमने 1.5 लाख रुपया दिया, कुछ क्रॉस सब्सिडी का इंतजाम किया, गरीब भाई बहन देंगे। और ये सुंदर मकान जो देख रहे हैं श्रृंखला से, इन मकानों पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आपका एक सपना पूरा होगा कि हमारा घर, रहने का घर हमारा हो। और आज मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए। पिछले दिनों भोपाल में मैंने, जहां हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी, उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में गांव में भी घर बना रहे हैं। अभी बहादुर सिंह जी वगैरह हमारे चिंतामणि जी और बहादुर सिंह हमारे ग्रामीण वाले अध्यक्ष बैठे, वहां भी प्लाट दूंगा, चिंता मत करना। गांव वालों को भी प्लाट और शहर वालों को घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी। महाकाल बाबा की कृपा से सब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाएगा। और इसलिए सबको राशन मिल जाए, इसके लिए हमने वार्डों में भी शिविर लगाए थे। यहां शिविर लगे थे, कितने नए नाम जोड़े? 98,000। राशन वाले कितने? 6,000। सुन लो रे भैया, कोई भाषण माषण नहीं दे रहा। जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रह गया हो तो बता देना, कोई कमी नहीं अपने खजाने में। भैया देख लो, और कोई बचे हो तो ढूंढ ढूंढ के ले आओ। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार राज्य से नशे को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में नशा को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। नशा तस्करी में शामिल जो भी लोग हैं उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उनकी अवैध संपत्तियों पर भी उनको चिन्हित किया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा। आपको यहाँ बताते चलें कि विपक्ष ने हरियाणा सरकार की मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों के घर गिराने को लेकर के सवाल उठाए थे। इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घरों के निर्माण की बुनियाद ही अवैध थी। जघन्य अपराध को रोकने के लिए सरकार ने समाज हेतु ऐसे घरों को गिराने का फैसला लिया, फिर चाहे घर पक्के हों या फिर कच्चे। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों पर कार्यवाही करना अगर विपक्ष को गलत लगता है तो फिर विपक्ष ही तय करे कि वो किसके पक्ष में जाके बैठा है। मतलब पहले हमको ये पूछना पड़ेगा, ये बात ठीक है कि जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी करने वाले ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं, बाकायदा कानूनन जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी वो हमने सब चिन्हित कराई है, और जो इलीगल ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी उनको हमने तोड़ा है, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा हमारे प्रश्नकर्ता विधायक साथी से एक प्रश्न है, मैं प्रश्न का प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मकानों के विध्वंस की कार्रवाई, अगर इसको ये विध्वंस की कार्रवाई मानते हैं तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसको गलत मानते हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि हमने कार्रवाई जो की है ऐसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई काम ठीक किया है और उसको ये विध्वंस कहते हैं? इसका मतलब पहले हमको ये पूछना पड़ेगा ये उधर है कि इधर है, ये किधर है? एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से भावनात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई,
ये कार्रवाई है, ठीक है, गलत है, सरकार बताएगी। लेकिन आप पहले उसको करें ये कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ, तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से ये वापस लेकर के अपनी बात करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। दोषी कौन है और उस दोष की भागीदारी कौन बाद में बनता है, ये कानून सम्मत बात है। एक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई अपनी कमाई करता है, उस कमाई में 10 लोगों को शामिल करता है और उसके अंदर अगर कोई उसी कमाई के कारण से उसकी संपत्ति बनती है, उस दोष के कारण से अगर वो किसी और के नाम भी कर देता है, किसी की सहभागिता भी हो जाती है, तो बराबर के दोषी होंगे। और वो संपत्ति अगर उसकी कमाई से बनी हुई है, कानून सिद्ध बात है, उसको तोड़ने में फिर 10 लोगों का और भी साथ होगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पहले समाज के अंदर ये वातावरण बनाना पड़ेगा कि अपराधी कोई घोर अपराधी है, उसके परिवार के लोग भी अगर उसको साथ छोड़ना शुरू करेंगे तभी अपराध के ऊपर कंट्रोल होगा। वरना अगर साथ देने वाले अपराधियों का साथ देंगे, उनको हमको साथ लपेटना पड़ेगा। ये कानून सिद्ध बात है, कोई वकील आके बता दे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवल के तहत आयोजित हुई साइकिल रैली का शुभारंभ आज किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी भी देहरादून की सड़कों पर साइकिल चलाते नजर आए। हालांकि देहरादून की सड़कों पर साइकिल चलाना आसान है, लेकिन मसूरी की सड़कों पर बहुत मुश्किल। लेकिन मुख्यमंत्री आज नजर आए दूसरे ही अवतार में। उन्होंने युवाओं को फिट रहने का मंत्र भी दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवाल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक जाएगी, तो बड़ा ही एडवेंचरस ये साइकिल रैली होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साइकिल चलाते हुए उत्तराखंड से मसूरी तक जाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड के आगे जो मसूरी का इलाका है वो पूरा हिल स्टेशन है और उस पर चढ़ाई कर पाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा मंत्र होगा और इससे देशवासियों को, जो यूथ हैं, जो फिटनेस के प्रति जागरूक हैं, उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। मसूरी विंटर कार्निवाल हमारे पर्यटन को बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार के लिए हर साल किए जाने वाला उत्सव है। और इसमें आज कल जहां विंटर कार्निवाल प्रारंभ हुआ, आज वहीं साइकिल यात्रा के द्वारा भी हमारे बहुत सारे प्रतिभागियों ने इस विंटर कार्निवाल को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली निकाली है। और सांकेतिक रूप से उन सभी को शुभकामनाएं देकर आज यहाँ से भेजा है। और अब बात महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा विवाद की कर लेते हैं। ये दोनों ही राज्यों के सीमा विवाद जल्द और गहरा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जो कि सबकी सहमति से पास हो गया। अब इस प्रस्ताव में बॉर्डर पर बसे गांव की इंच इंच जमीन महाराष्ट्र में शामिल करने की बात की गई है। हम आपको यहाँ पूरी जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तकरीबन 800 से ज्यादा गाँवों पर सीमा विवाद है। कई बार इसे सुलझाने की बात भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस विवाद का निपटारा नहीं हो पाया है। यानी महाराष्ट्र के प्रस्ताव पास करने के बाद कर्नाटक सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये विवाद बढ़ता जा रहा है और बढ़ते समय के साथ साथ और भी ज्यादा गहराता भी जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जैसे ही प्रस्ताव पिछले दिनों कर्नाटक सरकार भी पास कर चुकी है। अब आगे क्या होगा, ये विवाद कैसे सुलझेगा, इस पर केंद्र और राज्य दोनों की नजर रहेगी। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छी खबर है, यानी कि गुड न्यूज है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 12% तक बढ़ा दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने राज्य सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में तकरीबन 12% की बढ़ोतरी की घोषणा की और ये बढ़ोतरी 1 दिसंबर से लागू भी हो जाएगी। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को बढ़े हुए DA, DR का फायदा मिलने लगेगा। त्रिपुरा की सरकार के इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का DA अब 8% से बढ़कर तकरीबन 20% भी हो जाएगा।
कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स भी अब इससे फायदा ले पाएंगे। तो वहीं माणिक शाह ने कहा कि इस फैसले में 1,04,600 रेगुलर कर्मचारी और 80,800 पेंशनर्स को फायदा मिलेगा और इसके अलावा टेम्परेरी कर्मचारियों को भी इससे लाभ होगा। उनका पारिश्रमिक लगभग दोगुना किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि DA/DR में 12% की बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर हर महीने 120 करोड़ रुपए सालाना आधार पर 1440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। माणिक शाह ने यहां तक कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार ने वेतन ढांचे में संशोधन किया और इससे लाखों कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवारों को भी फायदा मिलने जा रहा है। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज के लिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, देश का भी ख्याल रखें और साथ ही बहुत अच्छे से रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।